नमस्कार, हॉलीवुड टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचपीवी टीकाकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। वहीं हल्द्वानी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बेहतर हुई हैं और ये अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि ये अभियान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसमें हर साल 1,15,00,000 से ज़्यादा 14 वर्षीय लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने पर उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक की पत्नी का हालचाल जाना। महेंद्र भट्ट की इस मुलाकात को लेकर कई तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मुलाकातों को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं। स्पष्ट कर दूं कि चैंपियन की धर्मपत्नी को हमने प्रत्याशी बनाया था, हमारी प्रत्याशी रही है। उन्हीं का फोन आया, उनका स्वास्थ्य खराब था, ऋषिकेश में कार्य समिति की बैठक वो आ नहीं पाए थे, तो उनको लगा कि कहीं अध्यक्ष जी मेरी अनुपस्थिति न लगा दें। तो उनका ये था कि भाई साहब मैं आप मुझे देखने आ सकते हो, मैं बीमार हूँ। तो एक शिष्टाचार है बीमार व्यक्ति का हालचाल जानना, तो उस नाते उनके घर पर गया था, मेरी उनसे भेंट हुई, बात हुई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के साथ कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के वक्ताओं की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं और जनपद स्तर की कार्यशालाएं प्रारंभ हो गई हैं। अब प्रथम चरण में मंडल स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचार, वैचारिक अधिष्ठान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, प्रधानमंत्री के संकल्पों और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लक्ष्यों से जुड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश भर में जैसा कि प्रशिक्षण वर्ग लगा रही है, इसी के दौरान उत्तराखंड में भी हमारी प्रशिक्षण को लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और इस सिलसिले में हमारी प्रदेश की कार्यशाला हो चुकी हैं। हमारी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों संभाग के वक्ताओं की कार्यशाला भी हो चुकी है और कल से ही हमारे जनपदों की कार्यशालाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। अब इसके बाद हम सीधे जो हमारा प्रथम चरण है मंडल, उस मंडल में प्रशिक्षण को लगाने की पूरी तैयारी की ओर हम जा रहे हैं और हम समझते हैं कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग हमारा है, इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारे पंचनिष्ठाएं हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, जो प्रण है, वो पंच प्रण है। हमारे समाज में हम क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, उन पंच परिवर्तनों की वह चर्चा है। हमारा विचार परिवार क्या है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्या है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को किस प्रकार से लागू करते हैं, आत्मसात करते हैं, इन सब विषयों को लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाले हैं। टिहरी गढ़वाल के विधायक विनोद कंडारी ने थाती डागर रेतासी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि लंबे समय से मोटर मार्ग निर्माण कार्य की मांग की जा रही है। मोटर मार्ग के बन जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कीर्तिनगर ग्रामीण मेहर समेत कई क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कि मैं नियमित ये शिलान्यास के कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं और रेतासी ग्राम सभा में बहुत लंबे समय से वहाँ पर रोड की मांग थी और मैंने वो वादा पूरा किया। अब लोग बेचारे 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो कल आपने देखा होगा वीडियो भी, अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण बड़े वहाँ की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई थी। वहाँ पे महिलाओं द्वारा डांस भी किया जा, खुशी जाहिर की जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जो है रोड ना होने के कारण कई लोगों की चोट लगी, उनकी मृत्यु हुई
हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी जो कल बड़े भावुक दिखे मुझे वहाँ पर, जिनके भी कुछ दिन अभी कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी और वो वहीं पर जो है उनने दम तोड़ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पहाड़ पर हैं। तो मेरी प्राथमिकता रोड बहुत ज़्यादा मेरी प्राथमिकता, क्योंकि रोड किसी गांव में जब रोड जाती है तो निश्चित और विकास के जो रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी उसमें जो है रहतासी में जो है रोड देने का मैंने कल काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी बजट सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहती है तो कम से कम 15 से 21 दिन का सत्र आयोजित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक तरफा तरीके से काम कर रही है और प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य के इस्तीफे के बाद भी उसके पुनर्गठन की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। गैरसैंण के नाम पर औपचारिकता निभाने के बजाय राजस्व, गांव के भू अधिकार, बाबूराम, बिंदुक्ता और अन्य व्यवस्थापित परिवारों को मालिकाना हक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हमारी सीधी मांग है कि बजट सत्र गैरसैंण के नाम पर ढकोसला मत करो। 21 दिन का बजट सत्र होना चाहिए। यदि 21 नहीं तो कम से कम 15 दिन का तो करो। और अब मुझे पता चली है कि यहाँ तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक तरफा है। जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके सदस्यों ने त्यागपत्र दे रखा है और उस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक प्रकार के नॉन फंक्शनली नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो सत्र बड़ा हो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नए सिरे से गठित हो और जो है जनता के सवालों के लिए, जनता के मुद्दे, जिसमें ये हमारे राजस्व, गाँव का मुद्दा भी है और दूसरे मुद्दे भी हैं, जिसमें यहाँ बाबूग्राम से लेकर के बिंदु खत्ता, बग्गा चौन आदि, ये सब इन पर जो है विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। जो जनता के सवाल हैं विशेष तौर पर, उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे टेरी और दूसरे जो विस्थापित होकर के लोग आए हैं, जिन ज़मीनों पर बसे हैं, बरसों से बसे हुए हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। ये कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जो है विधानसभा सत्र में चर्चा होनी चाहिए। ऋषिकेश के बापूग्राम धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जनता को संबोधित किया। ऐसे में उन्होंने वन क्षेत्रों में बसे गांवों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने न्यायालय का सम्मान जताते हुए सरकार से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। इसके अलावा विपक्ष ने घोषणा की है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में ये मुद्दा पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बदहाली और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए। माननीय उच्चतम न्यायालय में पूरे बापूग्राम कानून लड़ाई जिसका एक ही लक्ष्य होगा कि सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। सरकार ने आज तक सुध नहीं ली है, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। सदन हमारे लिए एक अवसर है। 9 मार्च से सदन आहूत किया गया है। सदन में प्रखरता के साथ बापूग्राम की आवाज़ को, बग्गा चौवन की आवाज़ को, मालदन चौड़ की आवाज़ को, सुंदरखाल की आवाज़ को, पुछड़ी की आवाज़ को, पिंडर घाटी की आवाज़ को और बागजाला की आवाज़ को, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज डर और भय का वातावरण बना दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उनके हक छीनने जा रहे हैं, उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं तो निश्चित रूप से प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ मैं और हमारे सभी सम्मानित विधायक पूरी तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ इस मामले को सदन में उठाएंगे। दिनेशपुर में बेमौसमी धान को नष्ट करने पहुंचे एसडीएम ऋचा सिंह को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया। किसानों का आरोप है कि उन्होंने बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के कहने पर अपनी निजी जमीन पर धान की पौध तैयार की थी। जब फसल लगभग तैयार हो चुकी है तब अचानक प्रशासन इसे नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है, जो गलत है। जिसके बाद एसडीएम ने किसानों को 10 तारीख तक का समय दे दिया है। एसडीएम ऋचा सिंह ने स्पष्ट किया है कि शासन के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। ये है
लगातार जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ सर के इसमें बैठक भी कई हो चुकी है और कई बार निर्देश प्राप्त है कि इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया जाए, जिसके क्रम में कृषि विभाग के साथ लगातार जगह जगह फ्लैग्स लगाए गए, लोगों को बताया गया है कि जहां पर धान के अतिरिक्त कोई अन्य फसल नहीं हो सकती है, उसी जगह पे इस बार जो है ग्रीष्मकालीन धान लगाने की परमिशन मिलेगी। तो उसके क्रम में अब उन स्थानों पर जहां अन्य फसल हो सकती है लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में आज सुबह से अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है। इस स्थान पर इन लोगों का ये कहना है कि हमारी अभी यहाँ पर धान के अलावा अन्य फसल कोई और नहीं हो सकती है। तो मैंने इसमें कृषि अधिकारी जो मौके पे मौजूद है उनसे मैंने इसमें जांच करने के लिए कहा है कि वो जांच करके ये स्पष्ट कर दें कि क्या यहाँ पर धान ही के अलावा कोई और फसल नहीं हो सकती है। उसके उपरांत इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन किया। इनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई और फसल हो ही नहीं सकती है, तो जांच के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन की नीतियों के अनुसार जैसे आदेश आए थे कि किसी भी जमीन लोअर लैंड पर धान की परमिशन मिलेगी जहां कोई और अन्य फसल नहीं हो सकती, तो हमारे द्वारा ज्वाइंट सर्वे किया जा रहा है। एसडीएम महोदय को भी रिपोर्ट बना के करीब 21 लोगों की दे दी गई है कि यहाँ कहाँ कहाँ धान लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता। ग्रीष्मकालीन धान पे बिल्कुल रोक है और धान की जगह अल्टरनेट क्या लगा धान की सकते हैं जगह ये हमारा बताओ? मक्का की नीति चल रही है। मक्का बड़ा अन्य फसलें दलहन मक्का आदि का पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मक्का पर हमारे द्वारा स्कीम भी दी जा रही है कि किसान मक्का बोए। कई लोग गन्ना भी बो रहे हैं, तो उसमें हमें 200 रुपये प्रति किलो बीज पर छूट दी जा रही है। जैसे 20 किलो बीज हेक्टेयर में लगता है तो 4000 रुपये दिए जा रहे हैं, और उसके अलावा डेमो भी दिए जा रहे हैं कि किसान 7500 रुपये बीज में दिया जा रहा है कि आगे हमसे संपर्क करें। बहुत सारे लोगों को दे भी चुके हैं हम, लोग ज़्यादातर लगा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा विवाद ये था कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें पहले प्रचार प्रसार का पता नहीं चला कि यहाँ पौध लगानी है या नहीं लगानी है, तो हमने इन्हें कहा कि आप ठीक है तो आप बात कर लीजिए, अपना एफिडेविट दीजिए कि इस पौध को कहीं नहीं लगाएंगे, और अगर आवेदन कीजिए, अगर ये लोअर लैंड पाई जाएगी तो हमारे द्वारा परमिशन दी जाएगी। परमिशन एसडीएम महोदय के द्वारा दी जानी है, हमारे द्वारा सर्वे किया जाएगा। कि ये भरी फसल में भरी जो पौधा है इसमें जो ट्रैक्टर लेके जोतने आए हैं, कितने दुर्भाग्य है किसानों के लिए। मतलब बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम करना नहीं चाहते हैं। बीजेपी सरकार हमेशा जो है किसानों के अहित चाहते हैं। आज ये गरीब लोग पौधा लगाए हैं और वो टाइम मांग रहे हैं कि हमें टाइम दे दो, और कह रहे हैं यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पूरे भरपूर पानी है, और इसके अगर आदेश इनको पौधा को मारना था तो इनको पहले आना चाहिए था। पौधा लगाने से पहले ये लोग सब गांव में अपना वो चलाते कि आप नहीं लगा सकते हो, पानी की कमी है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करके जब ये फसल तैयार हो गया, जब ये पौधा तैयार हो गया, तब पूरे टीम के साथ आके इस पौधे को जो है मारना चाह रहे हैं। और जुताई ट्रैक्टर लेके आए हैं, कहीं बुलडोजर चलाते हैं, कहीं ट्रैक्टर चलाते हैं। आखिर किसानों के लिए ये बीजेपी इतना ज़्यादा घातक क्यों बन गए हैं? कालाढूंगी निवासी पूर्व सैनिक गंगा सिंह सामंत को करनी सेना का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने गंगा सामंत के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान गंगा सामंत ने कहा कि मैं संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। राष्ट्रीयकरणीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सूरजपाल सिंह अमू जी की संस्तुति के पश्चात मुझे उत्तराखंड राज्य करणी सेना का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का और प्रदेश स्तर के करणी सेना के पदाधिकारियों का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और अभिलाषा से मुझे उत्तराखंड प्रदेश के करणी सेना का प्रदेश महामंत्री बनाया है, मैं संगठन को ऊंचाई के उस पटल पर ले जाने का पूर्ण सहयोग करूंगा। इसका उत्तराखंड प्रदेश में करणी सेना का मेन उद्देश्य जो है वो हमने सर्व समाज को साथ लेकर के, और हमारा उद्देश्य है सभी के हितों की लड़ाई संघर्ष के लिए संघर्षित रहना, सभी के हितों के लिए संघर्षित रहना और सभी का सम्मान करना। हरिद्वार जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरा मामा चीटी है गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर यात्रियों से टिकट कंफर्म कराने के नाम पर ठगी करते थे। बता दें कि शातिर बिहार झारखंड के यात्रियों को निशाना बनाते हैं और मोबाइल, आधार कार्ड और पिन कार्ड को लेकर खाते से हजारों रुपए उड़ा देते हैं। फिलहाल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे।
होली के मद्देनजर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। रंगों के दुष्प्रभाव, फूड पॉइजनिंग और हुड़दंग के दौरान चोट जैसी संभावित घटनाओं से निपटने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि लोगों से केमिकल युक्त रंगों से बचने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आँखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आँख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस ड्यूरेशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा है। मिलावटी खाने की भी पिछली बार हमारे पे बहुत शिकायतें आई थी, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत होती है। तो वो भी सभी जनमानस को उसका ध्यान रखना चाहिए कि मिलावटी खाना ना खाएं। और इन 5 बिंदुओं को देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हमने अपने डॉक्टर्स की, स्टाफ की छोटी होली और बड़ी होली के दिन के लिए लगाई हुई है। और हम सभी को एक संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे से आप त्यौहार मनाएं, सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। ऋषिकेश में चंदेश्वर नगर की ओर से आ रहे एक स्कूटी सवार की कार से हल्की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार कुछ युवक शराब के नशे में धुत थे। टक्कर के बाद कार सवार युवकों ने स्कूटी सवार को सड़क पर ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने हालात बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। होली के अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने आम जनता को खास तोहफा दिया है। बता दें कि ऑपरेशन रिकवरी के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 140 खोए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इस अभियान का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुल्लर के निर्देशन में किया गया। बरामद फ़ोन सिडकुल की कंपनियों में कार्यरत बाहरी राज्यों के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के हैं। वहीं मोबाइल वापस मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी को लावारिस फ़ोन मिले तो उसे नज़दीकी थाना चौकी में जमा कराएं। ये सिडकुल थाने ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। लगभग 140 लोगों के खोए हुए मोबाइल जो हैं वो ढूंढे गए हैं और CEIR पोर्टल के माध्यम से ये रिकवरी हुई है। और जो इसमें जिनके जो ओनर्स हैं उनको ये वापस किए जा रहे हैं। और इसमें इनकी 140 मोबाइल की मार्केट वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए है। तो आज पब्लिक को ये रिटर्न किए जा रहे हैं। और ये CEIR पोर्टल होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है ये, और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है। इसके माध्यम से खोए हुए मोबाइलों को ढूंढने का एक प्रावधान है और इसमें सिडकुल पुलिस ने एक्सेप्शनल काम किया। मेरा बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी यहाँ उनकी बहुत उम्र लगी है। और मेरा फ़ोन 21 दिसंबर से जेब में से निकाल लिया किसी ने, सेक्टर 4, और मैंने सिडकुल थाना में अपनी कंप्लेंट कराई और मेरा फ़ोन आज मिला है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि पुलिस के लिए बहुत लंबी उम्र हो, इतना धन्यवाद इनके लिए, बहुत धन्यवाद। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा फ़ोन मिल जाएगा, हमने तो सोच लिया चला गया बस। वो जो अभियान चला रही है, ऐसे देखते हैं कि बहुत अच्छा ऐसे ही काम लगातार चलता रहे। डोईवाला क्षेत्र में देहरादून वन प्रभाग की बडकोट रेंज वन अग्नि और वन्य जीव सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। गर्मियों के मद्देनजर वन विभाग की ओर से लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के सहयोग से जंगलों को आग से बचाया जा सके और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे उन्हें जंगल से बाहर आबादी की ओर न आना पड़े। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन अग्नि की किसी भी घटना की सूचना तुरंत विभाग को दे ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके और जंगलों के साथ वन्य जीवों की भी सुरक्षा हो सके। बडकोट रेंज का जो हमारा जो वन क्षेत्र है राज्य नेशनल पार्क के 2 रेंजों से मिलता है, चूँकि यहाँ पे
बड़कोट रेंज का जो हमारा जो वन क्षेत्र है राज्य नेशनल पार्क के 2 रेंजों से मिलता है और चूँकि यहाँ पे कॉरिडोर भी है वन्य जीवों का, हाथी कॉरिडोर है, जाखन वाला है, 3 पानी मोतीचूर है। तो हमारे यहाँ बड़कोट में वन्य जीवों की लगातार सतत उपस्थिति और गर्मी फायर सेल में हमारी कोशिश होती है विगत 2-3 वर्षों से कि हमारे जो वन क्षेत्र के अंदर हृदय स्थली पे जो वाटर होल बने हैं उनमें हम लगातार जलापूर्ति जल प्रदाय बना रहे और हमने शुरू कर दिया 15 फरवरी से। हमने हमारे 5-6 जो की वाटर होल्स हैं जहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए लगातार जमा होते हैं उन पे हमने जल उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है। जी इसके लिए कि उन्हें आसानी से पानी जल के जंगल के अंदर ही सुलभ हो जाए तो फिर वो नहीं आते हैं। उनकी मोर्टेलिटी होती है एक्सीडेंट में। नेशनल हाईवे हमारे दोनों तरफ नेशनल हाईवे और कई बार वन्य जीव पानी की प्यास के वशीभूत वो भागते हैं और वो मतलब एक उन्हें दुर्घटना झेलनी पड़ती है। तो लिहाजा कोशिश है कि उन्हें पानी आसानी से जंगल में मिले। थोड़ा बहुत प्रिवेंटिंग होता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा इफेक्टिव नहीं क्योंकि उन्हें भी एक क्षेत्र विचरण करने के लिए चाहे हाथी तो आते हैं शुरू से आते रहे लेकिन कोशिश है कि अब जनमानस भी इसी को महसूस करता है और कई लोग तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते हैं कि अगर पानी पहुंचाना तो हम लोग तैयार हैं। तो बड़ी अच्छी भावना है अपने वन क्षेत्र के अंदर का जो भी गांव रहते हैं उनकी भावना बड़ी अच्छी है कि उन लोगों का जंगल से अटैचमेंट भी उनका सहयोग हमें मिलता रहता है तो लिहाजा वन्य जीव सुरक्षा में मिलता रहता है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का ओपीडी समय बदल गया है। अब 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस दौरान मरीजों का परीक्षण और इलाज किया जाएगा। बता दें कि यह बदलाव गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि मरीजों और चिकित्सकों को सुविधा हो। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी जारी की है। तो ओपीडी का जो समय है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। गर्मियों का जो सीज़न है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने जो है इसकी जानकारी दी है ताकि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किसी तरीके से असुविधा ना हो। और ये नैनीताल का जो हॉस्पिटल है उसमें ओपीडी के समय में जो बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनके लिए ही ये सुविधा रखी गई है ताकि गर्मी में किसी को परेशान ना होना पड़े। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये ओपीडी चलेगी और इस हॉस्पिटल में आकर जो पेशेंट्स हैं वो सुबह 8 बजे से डॉक्टर्स के पास जाकर अपना पर्चा बनवा सकते हैं और जो भी बीमारी उनको है उसका इलाज वो करा सकते हैं। राजकीय बीडी पांडे हॉस्पिटल का ये जो समय सारणी है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और 1 मार्च से अक्टूबर यानी कि इस साल का जो अक्टूबर है उस तक ये जो पूरा गर्मी का सीज़न है जो रेनी सीज़न है उसके दौरान का ये टाइमिंग चेंज है। अक्टूबर के बाद जो महीना आता है उसके बाद फिर सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर टाइमिंग चेंज क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है कि ओपीडी जो है सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी और ये जो पूरा टाइमिंग चेंज हुआ है ये 1 मार्च से शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये राजकीय बीडी पांडे जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो समय सारणी है वो उसमें बदलाव हुआ है। 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक का समय रखा गया है। तो ओपीडी में 8 से 2 बजे तक अब आप जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। ये समय का बदलाव हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तो 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक ओपीडी का समय जो है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और ताकि जो गर्मियों का सीज़न है उसमें किसी तरीके से पेशेंट्स को भी दिक्कत ना हो, स्टाफ को कोई दिक्कत ना हो, उस वजह से जो टाइमिंग है वो सुबह थोड़ा जल्दी किया गया है। हालांकि अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट होती है लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी का सीज़न बढ़ रहा है उस हिसाब से देखते हुए टाइमिंग जो है थोड़ा तब्दील उसमें किया गया है टाइमिंग में और 8 बजे से 2 बजे तक का समय रखा गया है। जो ओपीडी का समय है जो पेशेंट्स जो डेली आते हैं उनके लिए टाइमिंग चेंज रखा गया है। नैनीताल के बीडी पांडे चिकित्सालय का ये टाइमिंग चेंज हुआ है। जो राजकीय अस्पताल है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं हॉस्पिटल में जाने के और सरकारी हॉस्पिटल में बहुत से लोग जाते हैं दवाई लेने के लिए अपना इलाज कराने के लिए। तो कई बार टाइमिंग को लेकर के बड़ी परेशानियाँ होती हैं कि आखिर डॉक्टर किस टाइम हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बीडी पांडे चिकित्सालय, यहाँ पर टाइमिंग जो चेंज हुआ है वो 1 मार्च 31 अक्टूबर तक का रखा गया है। और उधर पीएसपी चिकित्सालय का शुभारंभ कार्यक्रम है। सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया है।
तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं हल्द्वानी, और यहाँ पर सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। उनके साथ तमाम क्षेत्रीय नेता और अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट भी उनके साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर पीएसपी चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। हल्द्वानी से आपको ये सीधी तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर हल्द्वानी पहुँचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और मंच पर आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता आपको मंच पर नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भगत सिंह कोश्यारी बड़े नेता हैं बीजेपी के प्रदेश में, और उसके अलावा सांसद और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। हर जिले में ऐसी सुविधाएं, हम प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा हमने प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे दूरस्थ के क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर सीधे उनसे जुड़ पाएंगे। ये सभी हमारे प्रयास उत्तराखंड के लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दर्शाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर इसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अंत में मैं और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।